तो हम लोग वेरिएबल मास वाला प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। आज एक बच्चा नया भी ज्वाइन किया हुआ है मेरे ख्याल से, और सेंटर पे से ज्वाइन किए हुए हैं। और ये जो है सेंटर पे हम लोगों ने वो प्रोजेक्टर लगाया हुआ है वहाँ पे, जो रंगभूमि मैदान वाले सेंटर पे। तो प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चा वहां से अटेंड कर रहा है। तो सौरभ जी, सुनाई पड़ रही है आवाज हमारी ठीक से? चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। चलिए, थ्रस्ट ड्यू टू चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो हम लोगों ने ये देखा था कि भाई जो थ्रस्ट फोर्स है, मतलब जिस रेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है, जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, डीएम बाई डी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम। मान लो रॉकेट का केस देखेंगे तो डीएम बाई डी रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया। बेसिकली जिस रेट से उसका मास कम हो रहा है, फ्यूल जैसे बर्न होगा उसका ये यूज अप हो जाएगा फ्यूल। तो डीएम बाई डी वो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम। और v रिलेटिव क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेटिंग मास विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। जैसे फ्यूल इजेक्ट हो रहा है तो किस स्पीड से रॉकेट के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से इजेक्ट हो रहा है, वो v रिलेटिव हो गया। और फोर्स ऑफ थ्रस्ट जो होगा, जो उसको फोर्स लगेगा उल्टे डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, वो v रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। सो ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम लोग करेंगे तब उसका डेरिवेशन भी देख लेंगे। अभी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि v थ्रस्ट जो फोर्स है, दैट इज v रिलेटिव इंटू dm बाय dt। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, तो ये नेगेटिव साइन उसके लिए। और ऐसे भी आप समझो dm बाई dt क्या होता है? रेड्यूस हो रहा है, मास रेड्यूस हो रहा है टाइम के साथ, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के। तो एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू माइनस वी आर इंटू डी एम बाई डी टी। वी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस जो इजेक्ट हो रहा है रॉकेट के रेस्पेक्ट में। डीएम बाई डी टी रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, या रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस हो गया। ये भी हम लोगों ने कल कर लिया था। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये चीज किया था कि थ्रस्ट वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन हमारा ये था। और यही अगर ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे, ये जब है जब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जब ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू वी रिलेटिव एम डी एम बाई डी टी माइनस ऑफ जी। ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे तो माइनस ऑफ जी अलग से हम लोग को यूज करना पड़ेगा। और ये हम लोगों ने देखा था कि भाई वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, अगर हम लोग को किसी मोमेंट पे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, वो तो थ्रस्ट वाला फोर्स है। वेलोसिटी अगर किसी मोमेंट पे निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज v नॉट। v नॉट क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी प्लस वी आर, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल, लॉन m नॉट बाय m। m नॉट क्या है? इनिशियल मास है। ठीक है। व्हेन मास ऑफ रॉकेट इज m नॉट, मतलब इनिशियल मास, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो मास था, मतलब जब जिस समय रॉकेट जो है ग्राउंड से स्टार्ट किया उस समय जो मास है वो m नॉट लेते हैं, और m जो है ये अभी का मास है। ठीक है, इंस्टेंट मास एट इंस्टेंट t। ठीक है, तो उस केस में v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर लॉन m नॉट बाय m होता है। यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अब इसके आगे अब हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो बेस्ड है थ्रस्ट वाले फोर्स पे। सो देखिए, अ balloon has a mass of 10 gram in air, right? The air escapes from the balloon at a uniform rate with a velocity of 5 centimeter per second। तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से एयर एस्केप कर रहा है। तो v रिलेटिव जो है वी आर, दिस इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो ये डाइन में पूछा हुआ है फोर्स, तो मतलब
CGS यूनिट ही यूज हो रहा है, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड को चेंज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहने देंगे. और air escapes from the balloon at a uniform rate of velocity 5 centimeter per second, जिस रेट से इजेक्ट हो रहा है. And the balloon shrinks completely in 2.5 सेकेंड. पूरा कितना टाइम लगता है इसको पूरे गैस को निकलने में बैलून से? ये T इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स लगता है. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून. हम लोग को फोर्स निकालना है, जो थ्रस्ट फोर्स है वो निकालना है. तो देखो 10 ग्राम ऑफ एयर है और ये 2.5 सेकेंड्स में निकल रहा है. तो अगर हम लोग dm/dt निकालें कि किस रेट से मास कम हो रहा है इसका, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा dm/dt. भाई जिस रेट से मास कम हो रहा है, टोटल मास 10 ग्राम है और 2.5 सेकेंड में पूरा गैस बैलून से निकल जा रहा है, पूरा एयर, तो 10/2.5 कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेकेंड dm/dt का वैल्यू हो गया. v रिलेटिव हमें पता है, तो थ्रस्ट फोर्स जो है Ft इज इक्वल टू Vr/dm/dt. अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. जो थ्रस्ट वाला जो फोर्स है, रिलेटिव वेलोसिटी है 5, dm/dt है 4. 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20 डाइन हो गया. तो 20 डाइन इसका आंसर है, ऑप्शन 2. क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये उस पे बेस्ड है, जो लॉगरिदम वाला जो फॉर्मूला था उस पे बेस्ड है. तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये देखा था कि किसी भी मोमेंट पे जो वेलोसिटी होता है v, इनिशियल वेलोसिटी v0 प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस लॉन ऑफ लॉगरिदम टू द बेस e. नेचुरल लॉगरिदम है. लॉन का मतलब क्या होता है? लॉग टू द बेस e. लॉन ऑफ सम क्वांटिटी इज लॉग टू द बेस e. ठीक है, ये लॉगरिदम वाला पोर्शन है. लॉगरिदम सबको पता है क्या होता है? किसको किसको लॉगरिदम के बारे में पता है? मैथ्स में किया होगा कुछ लोगों ने, बाकी किसी को लॉगरिदम, ये नीट वाले बच्चे, आपको लॉगरिदम पता है? आप लोग को क्या होता है? सर थोड़ा थोड़ा पता है. अच्छा, देखिए क्या होता है, a टू द पावर x अगर y है ना, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो x log ऑफ x टू द बेस a अगर हम लोग निकालेंगे, सॉरी log ऑफ y टू द बेस a निकालेंगे, तो ये x के बराबर हो जाए. मतलब जो पावर है वो उसके बराबर हो जाता है अगर हम इधर y का लॉगरिदम निकालते हैं. तो लॉगरिदम ऑफ y, और यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंशियल है a टू द पावर x है, तो बेस क्या है? a है. तो log y टू द बेस a के बेस में अगर हम लोग करेंगे तो ये x के बराबर होता है. तो ये हमारा डेफिनेशन है लॉगरिदम लिखने का. मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेसिकली एक तरीके से. जैसे आप a टू द पावर x इज इक्वल टू y लिखते हो, तो log y टू द बेस a x हो जाएगा. ये हमारा लॉगरिदम का डेफिनेशन. अब बेस अलग अलग होता है. बेस 10 भी होगा किसी चीज का. मान लो हम लोग कुछ लिखते हैं log x टू द बेस 10, ठीक है, तो log x टू द बेस 10 को हम लोग log x भी लिख सकते हैं. अगर कुछ ना लिखें तो मतलब बेस 10 है. और यही अगर log टू x टू द बेस e लिखते हैं, तो इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको ln x लिखते हैं. ln x का मतलब नेचुरल लॉगरिदम. ठीक है, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉगरिदम. नेचुरल लॉगरिदम ln से हम रिप्रेजेंट करते हैं. वहां पे बेस क्या होता है? e होता है. e का वैल्यू हम लोग को पता है, e एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.71 के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली. क्लियर है बच्चों? यस सर. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लॉन m0 अपॉन m हो गया. ये हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है अभी तुरंत.
अब इसमें क्या कह रहा है, इन ए रॉकेट द मास ऑफ द फ्यूल इज 90% ऑफ द टोटल मास, मतलब 90% फ्यूल है और 10% ही रॉकेट का अपना मास है ना। तो टोटल अगर एम नॉट मास है, उसमें 90% फ्यूल हो जा रहा है, ठीक है। सो the rocket is blasted from the launching pad if the exhaust gases are ejected at a speed of 2 km per second. तो एग्जॉस्ट गैस 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब VR का वैल्यू 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये देखो V का जो वैल्यू निकालना है वो भी किलोमीटर पर सेकेंड में ही है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं मीटर पर सेकेंड में, इसे ही रहने देते हैं। Now what is the maximum speed attained by the rocket? Maximum speed कब attain करेगा? जब सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा, तब उस समय मैक्सिमम स्पीड होगा, है ना। मतलब 90% जो उसके अंदर फ्यूल है, जब सब बर्न हो जाए। और यहाँ पे ये भी रख रखा है, रॉकेट इज ब्लास्टेड फ्रॉम लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। सो V0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग इन सब का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू 0 प्लस 2 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू लॉन ऑफ m नॉट बाय m। इनिशियल मास m नॉट है, और बाद में जो मास बचा दैट इज m नॉट माइनस 90% ऑफ m नॉट। ये जो फ्यूल है इसको हटा देंगे तो जो बचेगा दैट इज 0.1 m नॉट बचेगा, ठीक है। m नॉट में से 90% मतलब 0.9 m नॉट माइनस कर देंगे तो 0.1 m नॉट बचेगा। m नॉट बाय 0.1 m नॉट हो गया, m नॉट और m नॉट कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 10 होता है। तो v इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू लॉन 10। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लॉन 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। तो 2 लॉन 10 किलोमीटर पर सेकेंड ऑप्शन 1। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन पे ही बेस्ड है ये भी। अ रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल लॉन्चिंग हैज अ मास ऑफ 50 kg एंड कंटेन्स 450 kg ऑफ फ्यूल। भाई रॉकेट का अपना मास 50 kg है और उसमें फ्यूल कितना है? 450 kg। इट कैन हैव अ मैक्सिमम एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें से जो फ्यूल निकलता है उसका जो मैक्सिमम एग्जॉस्ट स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन टू जस्ट लिफ्ट इट ऑफ द लॉन्चिंग पैड। लिफ्ट इट ऑफ द लॉन्चिंग पैड मतलब अगर एक रॉकेट है, यहाँ पे मिशन मंगल वाला पिक्चर देखा था तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें जब लॉन्च करता है तो उस समय जो है, मान लीजिए जब ग्राउंड पे है एक बड़ा सा एक वो बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां पर से रॉकेट। कितने बच्चों को रॉकेट साइंटिस्ट बनना है? एस्ट्रोफिजिक्स और रॉकेट साइंटिस्ट कोई बच्चा है जो बनना चाहता है? कोई भी नहीं। यहाँ पे तो जिस बच्चे से पूछो सबको रॉकेट साइंटिस्ट ही बनना है। चलिए कोई नहीं। सो अब यहाँ पे जो रॉकेट है इसको लिफ्ट करने के लिए जो थ्रस्ट ऊपर के तरफ लगेगा, ये फ्यूल के बर्न करने की वजह से, इजेक्शन की वजह से ऊपर थ्रस्ट लगेगा Ft। वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके वेट के बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा? जब इसके वेट के बराबर हो जाएगा तब ये ऊपर, है ना, ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, जस्ट लिफ्ट करने के लिए, है ना। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट टू जस्ट लिफ्ट इट ऑफ द लॉन्चिंग पैड। तो बेसिकली mg, इनिशियल तो मास m0 था तो m0 g के बराबर, क्योंकि शुरू में तो सारा फ्यूल इसके अंदर ही है। तो m0 टोटल कितना है? इनिशियल मास कितना है? पहले 50 kg रॉकेट का
और 450 केजी फ्यूल, तो टोटल मिला के 500 केजी इसमें रॉकेट का मास है फ्यूल के साथ। अब इस थ्रस्ट फोर्स को बराबर किसके बराबर होना होगा? एम नॉट जी के बराबर होना होगा अगर इसको लिफ्ट करना है। मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए एफ टी शुड बी इक्वल टू एम नॉट जी। अब एफ टी क्या है? वी रिलेटिव इंटू डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम नॉट जी के बराबर। अब v रिलेटिव हम लोग को दे रखा है एग्जॉस्ट गैस का स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे, ठीक है, तो वो 2000 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो v रिलेटिव 2000 मीटर पर सेकेंड dm बाई dt, ठीक है, dm बाई dt निकालेंगे कितना है? सो हम लोग को निकालना है मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, ये हम लोग को निकालना ही है dm बाई dt क्वेश्चन में। इज इक्वल टू इनिशियल मास इसमें 500 kg है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। अब हमारे पास dm बाई dt का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 2000, 5 बाई 2 2.5 kg पर सेकेंड, ये रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया ऑप्शन 1। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? Yes, sir. What should be the minimum rate of fuel consumption to give an initial acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? मतलब पहला पार्ट में पूछा कि बस लिफ्ट करने के लिए, एक्सेलरेशन नहीं, बस लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाएंगे, तो हम लोग फोर्स को वेट से इक्वेट कर दिए। अब जब इसको एक्सेलरेट भी कराना है इधर, है ना, इधर एक्सेलरेट कराना है ए एक्सेलरेशन से, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, जो टोटल फोर्स एफ टी ऊपर के तरफ है माइनस नीचे के तरफ जो फोर्स है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल गिव यू द एक्सेलरेशन ए। तो नेट फोर्स क्या है? एफ टी माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू एम नॉट ए। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 था, जस्ट लिफ्ट करना था, इसीलिए ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स को इक्वेट कर दिया। जब तुमको एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स हम लोग देखें एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, ये फॉर्मूला हम लोग जो देखे हैं इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो समेशन ऑफ एफ वाई मतलब एफ टी माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू एम नॉट ए। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एफ टी इज इक्वल टू थ्रस्ट वाला फोर्स हो गया एम नॉट जी प्लस एम नॉट ए। अब थ्रस्ट फोर्स है v रिलेटिव इंटू डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू जी प्लस ए। वैल्यू पुट कर लो। v रिलेटिव हम लोग को पता है, v रिलेटिव 2 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 2000 इंटू डी एम बाई डी टी हम लोग को निकालना है। एम नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 500, जी प्लस ए 20 मीटर पर सेकेंड और जी 10 है, तो 10 प्लस 20 ये 30 हो गया, 30 इंटू 500 5000 हो गया, 15000 हो गया। 15000 डिवाइडेड बाई 2000, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे dm बाई डी टी इज इक्वल टू 15000 बाई 2000। तो ये कितना हो गया? 7.5 kg पर सेकेंड। तो इसके बाद हम लोग पहुंच जा रहे हैं यहाँ, तो 7.5 kg पर सेकेंड मतलब ऑप्शन 3 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. रॉकेट वाला क्लियर हो गया सबको?
हो गया, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट पे चलते हैं। सो थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड कमिंग आउट ऑफ अ पाइप। अब पाइप में से जब लिक्विड आता है, देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो हमारे पास स्पेसिफिक केस देख रहे हैं, है ना, जब हम लोग ये रॉकेट प्रोपल्सन वाला केस देख रहे थे, उसमें से फ्यूल बाहर निकल रहा था और रॉकेट ऊपर जा रहा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पाइप में से जब लिक्विड आता है ना, तुमने वो नोटिस किया होगा, जब फायरमैन कोई आग बुझाने के लिए आता है तो उसको ना पाइप को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों फोर्स लगाना पड़ता है? कि बहुत स्पीड से पानी आ रहा होता है, वाटर जेट, और उसके वजह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से पाइप पे भी बराबर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो पाइप को होल्ड करके रखने के लिए तुमको अलग से फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जो चीज है, इसको तुम इनफैक्ट ये भी नोटिस करोगे कि बगीचे वगैरह में जब पानी डालते हैं पाइप से, तो अचानक से जब पानी खोलते हैं तो पाइप ऐसे डांस करने लगता है, देखियो ना, जब ऐसे जमीन पे रहता है तो अपने आप ऐसे घूमने लगता है, राइट? तो वो इसीलिए क्योंकि पाइप से जो पानी तेजी से निकलता है ना, तो पाइप पे भी फोर्स लगता है और पाइप पीछे की तरफ ऐसे लहराता रहता है। नोटिस किया कि नहीं? Yes, sir. तो वही चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे कि थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड कमिंग आउट ऑफ पाइप। तो जो लिक्विड निकल रहा है बाहर, वो पाइप पे क्या फोर्स लगाएगा और पाइप उस लिक्विड पे क्या फोर्स लगाएगा, दोनों बराबर ही, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन बस ऑपोजिट होता है। तो अब इसको अगर हम लोग पढ़ें तो ये लिख रहा है कि thrust due to liquid coming out of pipe, rate of flow of liquid. So it is the volume of liquid crossing per unit time across a given cross section. तो मान लो इस पाइप में से लिक्विड निकल रहा है पर यूनिट टाइम, तो अगर 1 सेकंड में इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड निकला है, राइट, सो उससे हम लोग को रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकल जाएगा जो निकल रहा है इसमें से बाहर। सो कंसीडर अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो एरिया है, पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है, तो इधर जो एरिया होगा वो क्या होगा, सर्कल का एरिया हो गया बेसिकली, है ना। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक। इजेक्टिंग लिक्विड जेट एट ए स्पीड v। तो लिक्विड जो निकल रहा है इसमें से बाहर, उसका जो स्पीड है वो v है। इफ डेल्टा v, ठीक है, ये v हो गया। इफ डेल्टा v इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द पाइप इन टाइम डेल्टा t। तो जो वॉल्यूम बाहर आया लिक्विड का वो डेल्टा v है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम निकला डिवाइडेड बाय जितने टाइम में निकला, तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकल जाएगा। फॉर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये dv बाई dt हो जाएगा, जब बहुत छोटे टाइम के लिए हम देखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड dv बाई dt इज इक्वल टू k q, वो क्या है, वॉल्यूम क्रॉसिंग यूनिट एरिया a पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है, इस एरिया से जितना वॉल्यूम पास कर रहा है 1 सेकेंड में, एरिया ए से जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास कर रहा है 1 सेकेंड में, दैट इज dv बाई dt या रेट ऑफ फ्लो। सो dv बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ जेट, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय जेट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और 1 सेकेंड में कर रहा है तो v बाय 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वही 1 सेकेंड में कितना लेंथ ऑफ लिक्विड पास करेगा, इससे v अमाउंट ऑफ लिक्विड पास करेगा। So now distance traveled by jet in 1 second is v, speed of jet. Now area of cross section of jet is equal to a, right? तो ये जो जेट है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जेट इन 1 सेकेंड v हो गया। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम पास कर रहा है 1 सेकेंड में, वो a इंटू वी हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड जो निकल रहा है उसका, वो हमारा वॉल्यूम पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड हो गया। अगर रो डेंसिटी है लिक्विड का, तो डेंसिटी हम लोग को पता है मास dm बाई dt, अगर जो हम लोग करेंगे
rate of mass which is coming out is equal to rho times dv by dt. भाई हमारे पास मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास. तो अगर हम लोग dm by dt इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रो v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा. ये जो है ना, ये रो मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब ये डेंसिटी को बाहर निकाल के आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो रो टाइम्स dv by dt हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, राइट. तो रो टाइम्स dv by dt, हमें dv by dt ऑलरेडी a इंटू v निकाला है, तो ये हो जाएगा रो टाइम्स a इंटू v. तो ये dm by dt हो गया, रो टाइम्स a इंटू v. ये हो गया रेट ऑफ मास कमिंग आउट ऑफ द पाइप. कितना मास ऑफ लिक्विड पाइप से निकल रहा है वो रो ए वी हो. ये क्लियर है सभी को? यस सर. ये पोर्शन क्लियर है, डीएम बाई डी टी रो ए वी के बराबर. ठीक है. अब इसी में फोर्स एक्सर्टेड, अब देखो आप फोर्स निकाल रहे हैं. अभी हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड देखा कि मास जो dm बाई dt, जो लिक्विड का मास जो बाहर निकल रहा है इसमें से, दैट इज रो इंटू a इंटू v. v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी हो गया, a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और रो इसमें जो लिक्विड भरा है उसका डेंसिटी हो गया. तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड विथ विच लिक्विड इज कमिंग, वो dm बाई dt है. तो थ्रस्ट जो फोर्स होता है ft, हम लोगों को पता है ft का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, v रिलेटिव इंटू dm बाई dt. ये तो हर केस में वैलिड है. तो dm बाई dt के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. v रिलेटिव यहाँ पे जो है लिक्विड का वो v के बराबर ही है. तो थ्रस्ट जो होगा ft इज इक्वल टू v इंटू dm बाई dt के जगह रो ए वी हम लोग पुट कर. सो ये क्या हो जाएगा, ft इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर हो गया. मतलब ये जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जो इस पे जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर. यहाँ पे फॉर्मूला इसका ये हो. ठीक है. अब अलग अलग टर्म्स में निकालने के लिए बोल रहा है. हम लोगों ने ये देखा था कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड Q था, Q इज इक्वल टू A इंटू वी होता है. तो अगर Q के टर्म्स में इसी को लिखेंगे तो ये यहाँ पे A इंटू वी को Q लिख लेंगे, तो Ft इज इक्वल टू रो इंटू Q इंटू वी हो जाए. दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है. और बस, और v को भी फिर से रिप्लेस कर लेंगे. v क्या है, v इज इक्वल टू Q अपॉन A है यहाँ पे. तो तुम क्या करो, यहाँ पे v को फिर से रिप्लेस कर लो, तो जो Ft हो जाएगा वो रो Q इंटू Q बाय A. सो दैट मीन्स रो Q स्क्वायर बाय A हो गया. ये तीसरा फॉर्मूला. तो ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला. डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है. अगर हम लोग को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी और वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. अगर हम लोग को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह वेलोसिटी और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q दे रखा है, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकेंड. ठीक है. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, तो रो क्यू भी लगाएंगे. अगर डेंसिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और एरिया निकाले दिया हुआ है तो रो क्यू स्क्वायर बाय ए निकाल लें. तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. अब ये तो पीछे जो देखा हम लोगों ने, वो देखा फोर्स एक्सर्टेड बाय पाइप ऑन वाटर जेट. पानी जो बाहर निकल रहा है उस पे क्या फोर्स लग रहा है और पाइप पे कैसे क्या फोर्स लग रहा है, वाइसे वर्सा. मतलब पानी पे क्या फोर्स लग रहा है और पानी पाइप पे वापस क्या फोर्स लगा रहा है, वो हम लोगों ने निकाल लिया. अब हमें निकालना है यही, अगर वाटर जेट एक दीवार पे जाके टकराती है तो दीवार पे कितना फोर्स लगाएगी वो निकालना है. फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट ऑन वॉल. ठीक है. तो मान लो तुम्हारे पास जेट ऑफ एरिया ए है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है ए है. द स्टेशनरी वॉल स्ट्राइक्स द स्टेशनरी वॉल विद अ वेलोसिटी v and splashes parallel to wall. मतलब पानी टकराया और पानी जो है फैल गया वॉल के अलोंग.
पानी पीछे कोई भी नहीं आया, वाटर उसी पे स्प्लैश करके रह गया, तब फोर्स जो निकालेंगे F इज इक्वल टू सीधे रो ए वी स्क्वायर, जो अभी हम लोगों ने निकाला था पीछे, रो ए वी स्क्वायर यही होके रह जाता। ठीक है। अगर दूसरा केस, अगर इसमें स्प्लैशेस पैरेलल टू वॉल, समझ रहे हो ना, पानी का बौछार आया ऐसे और इसी तरह से ऐसे पानी निकल के रह गया, मतलब दीवार पे ही, बस दीवार के अलोंग ही फैल गया पानी, तो उसको स्प्लैशेस पैरेलल टू वॉल कहते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इफ जेट इज रिफ्लेक्टेड बैक विद सेम स्पीड, मतलब जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस हो गया पानी। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं तो देखते हैं कि हम लोग भी गीले हो जाते हैं, स्प्लैश कर जाता है पानी वापस, तो उस समय जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 रो ए वी स्क्वायर, है ना। एक्शन और रिएक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा बेसिकली जो फोर्स। हाँ ईशान, कंडीशन क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक होने का? कंडीशन अभी तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तुम क्वेश्चन में दिया होगा कि रिफ्लेक्ट बैक कर गया, कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि इस स्पीड से ऊपर जाएगा तब कंडीशन, मतलब तब रिफ्लेक्ट करेगा। वो वॉल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग वॉल है या कितना ये है, और या फिर स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वाटर का क्या है स्पीड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उस पे हम लोग को अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि किस कंडीशन पे वो एग्जैक्टली रीबाउंड करेगा। बट हम लोग को जैसे ऐसे नॉर्मल अगर हम लोग देखते हैं तो ये कोलिजन वाला क्वेश्चन समझोगे तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने के लिए बेसिकली तुम्हारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तब फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन ना हो, ऐसे हो, तब फिर इलास्टिक कोलिजन। बट वो सब अभी हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें तो बस हम लोग को कंडीशन बता रहा है कि भाई अगर पूरी तरह से इसी स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा तो 2 रो ए वी स्क्वायर हम लोग को कंडीशन लेना है। इफ वॉल इज मूविंग टुवर्ड्स जेट विद अ वेलोसिटी u, ये सब स्पेशल केस बता रहा है कि वॉल भी अगर इधर मूव कर रहा है, ये v से जा रहा है, वॉल इधर u से मूव कर रहा है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, v प्लस u हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस u है, तो v रो ए वी स्क्वायर जो था उसकी जगह रो ए वी प्लस यू स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद कह रहा है जेट हिट्स द वॉल एट एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वॉल, मतलब अगर पानी जो पाइप से जो पानी निकल के आ रहा है वो किसी एंगल थीटा विद द नॉर्मल, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में, है ना, और पानी फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा इधर थीटा एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में बेसिकली जो फोर्स होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 2 रो वी स्क्वायर, जैसे 2 रो ए वी स्क्वायर था, और कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो फोर्स रिबाउंड करेगा ना, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो तो इधर से इधर वापस चला जाएगा। जो इनिशियल, इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा जो वर्टिकल होगा, इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकल और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिबाउंड कर रहा है, इधर आ रहा था और वापस इधर जाने लगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो तो स्ट्रेट अवे इसी डायरेक्शन में जाता चला जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं, उसके वजह से कोई थ्रस्ट नहीं होगा। थ्रस्ट बस ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उससे होगा, तो वो जो होता है दैट इज 2 रो वी स्क्वायर इनटू cos थीटा होता है, cos कंपोनेंट हो गया यहाँ। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले के स्पेशल केसेस हैं बेसिकली। एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक ये कंडीशन, वॉल अगर मूव कर रहा है किसी स्पीड से तो ये कंडीशन, और अगर जेट जो है आपका थीटा एंगल बना रहा है वॉल से तब ये कंडीशन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second and at a speed of 5 meters per second. The initial acceleration of the block
will be, तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। स्पीड जिससे वो हिट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड है, रेट जिससे वो पानी निकल रहा है वो दैट इज 1 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब dm/dt इज इक्वल टू 1 kg पर सेकेंड, और जो स्पीड है v रिलेटिव 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये जब आके टकराएगा, एक मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट ऑफ रिलीजिंग वाटर। ये पानी की बौछार इस पे पड़ती है, ठीक है, पाइप से जो पानी निकल रहा है, इट इज, ये आके इससे टकरा रहा है, तो किस फोर्स से टकराएगा? ये Ft फोर्स से टकराएगा। तो ये जो थ्रस्ट होगा पानी के निकलने से, दैट इज v रिलेटिव इंटू dm/dt। ठीक है, v रिलेटिव कितना है? 5, dm/dt 1 है, तो ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और इसका खुद का मास 2 kg है, तो फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। हम लोगों को इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जो थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय मास। थ्रस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन है, इसका मास 2 kg है, 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir. क्लियर, समझ गए इसको? अब हम लोग करेंगे फोर्स ऑन बुलेट्स बाय मशीन गन। जब कोई मशीन गन, है ना, बुलेट को स्प्रे कर रहा होता है, तो तुम लोग देखे होगे मूवीज वगैरह में ऐसे दिखाते हैं कि मशीन गन से मारा तो वो जिस गुंडे को मारा वो उड़ता हुआ पीछे चला गया, इस स्पीड से उसको गोली लगती है, मतलब इतनी तेजी से गोली उसको लग रही होती है, राइट। पीछे की तरफ वो जंप करता है, पीछे की तरफ रिकॉइल हो जाता है उसका। तो ये जो चीज है वो अभी हम लोग इससे पढ़ेंगे कि कितना फोर्स अप्लाई होगा जब मशीन गन से बुलेट स्प्रे होता है। तो अ फिक्स्ड मशीन गन इज फायरिंग बुलेट ईच ऑफ मास m। हर बुलेट का मास स्मॉल m है, विथ अ स्पीड v, और बुलेट का स्पीड v है। रेट ऑफ फायरिंग द बुलेट इज n बुलेट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो n बुलेट्स पर यूनिट टाइम, यहाँ पर यूनिट टाइम लिखा है, मगर पर सेकेंड लेंगे तो n बुलेट्स पर सेकेंड हो गया। एक सेकेंड में n नंबर ऑफ बुलेट्स इससे फायर हो रहा है। तो जो जितना मतलब अच्छा मशीन गन होता है उतने ज्यादा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर होते हैं पर सेकेंड। मान लो 50 बुलेट्स फायर हो रहे हैं, 100 बुलेट्स फायर हो रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, और हर बुलेट का मास m है, और जो स्पीड से वो निकल रहा है वो v स्पीड। ठीक है, अब कह रहा है लेट f इज द फोर्स ऑफ मशीन गन ऑन बुलेट्स एंड वाइस वर्सा। मतलब मान लो जो फोर्स मशीन गन बुलेट पे लगाएगा वो कितना लगा रहा है? f फोर्स लगा रहा है, जिससे कि वो v स्पीड से निकल के बाहर जा रहा है। Now this is a variable mass system problem, variable mass system problem, as machine gun is ejecting bullets. So force of bullet on machine gun is given as, force क्या हो जाएगा? v into dm/dt। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है, तुम ये समझो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। अब यहाँ पे v कांस्टेंट है, चेंज क्या कर रहा है? मास चेंज कर रहा है, v कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dm/dt। यही तो है फोर्स जो हम लोग लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू v dm/dt। ये v क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में? मशीन गन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो अब m है मास ऑफ ईच बुलेट, ये नंबर ऑफ बुलेट इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। तो dm/dt करोगे, दैट इज मास इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, तो ये क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू मास ऑफ ईच बुलेट। तो dm/dt क्या हो जाएगा? n इंटू m हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? यस सर। यस पर यूनिट टाइम कितना मास निकल रहा है? एक बुलेट का मास m है और n नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम निकल रहा है, तो n इंटू m कर देंगे, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज कमिंग आउट ऑफ द मशीन गन, वो n इंटू m हो गया।
v हो गया स्पीड ऑफ ईच बुलेट, हर बुलेट का स्पीड v हो गया. नाउ एज्यूमिंग मशीन गन टू बी एट रेस्ट, रिलेटिव वेलोसिटी जो गन का रेस्पेक्ट में मान लीजिए v है, तो v रिलेटिव इंटू dm बाई dt, हमारा जो थ्रस्ट फोर्स है वो v इंटू nm हो जाएगा. dm बाई dt को nm से रिप्लेस कर लिए, तो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू v इंटू n इंटू m. तो बेसिकली ये हमारा जो फोर्स थ्रस्ट फोर्स है जो कि मशीन गन बुलेट पे लगाएगा और मशीन गन के ऊपर जो वापस रिएक्शन फोर्स लगेगा. सो ऑल्टरनेट मेथड इसको dp बाई dt फोर्स जो मैंने बताया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हो भाई. एक बुलेट का मोमेंटम mv है और n नंबर ऑफ बुलेट्स हैं जो निकल रहे हैं पर सेकेंड, तो mv इंटू n कर दोगे तो वो फोर्स निकल जाएगा. दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब तुम इसको थ्रस्ट वाले मेथड से भी कर सकते हो, Ft इज इक्वल टू v dm बाई dt, ये भी तो इसी से आया था मोमेंटम के इससे, ठीक है. और यहाँ डायरेक्टली मोमेंटम को लेके भी कर सकते हैं. तो हम लोग को इससे मतलब है बस, ये जो फोर्स लगेगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स स्प्रेड पर सेकेंड इनटू मास ऑफ ईच बुलेट. ठीक है. अब फोर्स बाय बुलेट्स ऑन वॉल, वॉल पे क्या फोर्स लगेगा अगर बुलेट उसी में एम्बेड कर जाता है और फॉल डाउन, मतलब दीवार में धस जाता है दीवार के अंदर, या फिर दीवार के अंदर दीवार से टकराने के बाद यहीं पे गिर जाता है, तो उस केस में फोर्स क्या लगेगा, nmv लगेगा. अगर बुलेट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद सेम स्पीड, जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस हो गया, अगर रिफ्लेक्ट सेम स्पीड से करेगा तो 2 nmv हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था ट्वाइस हो जाता है. और बुलेट हिटिंग एट एन एंगल थीटा, वही वाला केस है, थीटा एंगल पे अगर हिट करेगा तो 2 nmv cos थीटा हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 16, तो ये कह रहा है डिस्क ऑफ मास 1 kg is kept horizontally at rest in air by firing bullets of mass 5 gram each at the rate of 10 bullets per second. If the bullets rebound with same speed, find the velocity with which the bullets are fired. मतलब एक यहाँ पे डिस्क है, हम लोग इस स्पीड से मशीन गन से फायर कर रहे हैं बुलेट्स को, तो यहाँ से मशीन गन से बुलेट्स फायर कर रहे हैं. तो इस स्पीड से इस पे बुलेट फायर करेंगे कि जो यहाँ पे थ्रस्ट जो लगेगा इस पे, वो थ्रस्ट इसके वेट को बैलेंस कर, मतलब इतने स्पीड से बुलेट को फायर करेंगे कि इसमें से जो बुलेट निकला वो बुलेट जो है इसके वेट को बैलेंस कर देगा. सो डिस्क का मास 1 kg है, नीचे जो फोर्स लग रहा है तो मतलब Ft इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा. और Ft ये क्या कह रहा है, बुलेट्स रीबाउंड विद सेम स्पीड, तो रीबाउंड विद सेम स्पीड वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे 2 nmv है, 2 इंटू n इंटू m इंटू v इज इक्वल टू mg के बराबर. क्लियर है बच्चों ये फॉर्मूला आपको? अब यहाँ पे डिस्क ऑफ मास 1 kg है, फायरिंग ऑफ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम और नंबर ऑफ बुलेट स्प्रेड इज 10 पर सेकेंड, n का वैल्यू 10 हो गया, मास 5 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करोगे 5/1000 हो जाएगा. स्पीड हम लोग को बुलेट का निकालना है, मास हमारा 1 kg हो गया, g का वैल्यू 10. सो ये 10 और एक 0 कैंसिल हो गया और 2 5s are 10, एक और 0 कैंसिल हो गया. v इज इक्वल टू 10 इंटू 10, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम लोग को बुलेट को फायर करना पड़ेगा. क्लियर है बच्चों? ये तुम लोग को सबको 2 nmv वाला समझ में आया है ना? देखो बेसिकली क्या होता है,
अगर इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में देखते हैं m इंटू वी है और वापस इस डायरेक्शन में चला गया m इंटू वी, ठीक है, तो ये जो फाइनल मोमेंटम होगा ये नेगेटिव माइनस कर लो, इनिशियल मोमेंटम जो है ये हमारा प्लस एम वी, लेट्स से इधर डायरेक्शन पॉजिटिव करते हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। सो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी, इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी अपॉन टाइम। सो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2mv अपॉन टाइम t, राइट। सो हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो जितना नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम निकल रहा है n है, तो अब यहाँ पे ये जो ट्वाइस आया ना, नेगेटिव साइन बताता है बेसिकली कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, साइन बस डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो ट्वाइस ऑफ mv आया ना वो उसी के वजह से है। अब नंबर ऑफ बुलेट्स अगर n है पर सेकेंड, n पर सेकेंड, तो f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ट्वाइस ऑफ n इंटू m इंटू v। नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम n होता है, टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स n है, पर यूनिट टाइम n बाई t जो है इसको हम लोग स्मॉल n लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम, इंटू m मास ऑफ ईच बुलेट। तो n इंटू m जो है ये m बाई t को रिप्लेस कर देगा, m बाई t को नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इंटू मास ऑफ ईच पर सेकेंड, और v। ये आ गया सबको समझ अब? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम काफी देखोगे, ये जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम वाला जो चीज है ना, ये सब इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। रिजल्ट्स याद रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट याद रहने से क्या है, स्पीड बच जाता है हम लोगों का, मतलब टाइम बच जाता है, स्पीड फास्ट हो जाता है हमारा। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे क्या है, चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकल सच दैट इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड। एक चेन है, इसको हम लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, इसका लोअर एंड जो है ग्राउंड से टच कर रहा है, इसका पूरा मास जो है कैपिटल M है, चेन का जो टोटल मास है वो कैपिटल M, ठीक है, और जो लेंथ है इसका कैपिटल L के बराबर। सो टोटल जो इसका लेंथ होगा ये कैपिटल L के बराबर। is held vertical such that its lower end just touches the floor. It is released from rest. Find the force exerted by the chain on the table when upper end is about to hit the floor. मतलब कि आपको फोर्स उस समय निकालना है जब पूरा चेन गिर गया है, मतलब अपर एंड इज अबाउट टू हिट द फ्लोर। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग y हाइट पे हम लोग बेसिकली ये डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, y डिस्टेंस, ग्राउंड से y डिस्टेंस पे dy विड्थ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, सो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, टोटल मास m है, लेंथ l है, m बाय l, ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा का नाम देते हैं, जनरली मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, m बाय l हो गया, लीनियर मास डेंसिटी इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो स्मॉल एलिमेंट dy है, तो मास ऑफ एलिमेंट dy इज इक्वल टू dm से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे स्मॉल मास को, इस छोटे से पोर्शन का जो मास है उसको हम लोग dm देखते हैं, तो इसका जो लेंथ है वो dy अगर है तो मतलब मास पर यूनिट लेंथ m बाय l, और उसको उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को dm का वैल्यू निकल जाएगा। तो m बाय l इंटू dy
will give you dm, right? तो इसको तुम लैम्डा dy भी लिख सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dy, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट जब ग्राउंड से टकराएगा उस समय इसका जो वेलोसिटी होगा, सो वेलोसिटी of this small element before striking the ground इज इक्वल टू, हमें पता है कि भाई h डिस्टेंस से, हाइट से गिरता है तो वेलोसिटी क्या होता है, रूट अंडर 2gh होता है, तो ये रूट अंडर 2gy हो जाएगा वेलोसिटी, है ना। अब हमारे पास ये वेलोसिटी पता चल गया इसका जिससे ये टकरा रहा है, राइट। अब हमारे पास जो dm बाई dt है, dm बाई dt इज इक्वल टू जो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा और जिस स्पीड से गिर रहा है लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी टी करोगे तो ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी कर देंगे तो हम लोग को डी एम बाई डी टी निकल जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू वेलोसिटी, ये डी एम बाई डी टी दे देगा हम लोग को, क्योंकि डी वाई बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वी होता है ना। फोर्स ऑफ थ्रस्ट एफ टी अगर हम लोग निकालेंगे, एफ टी इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू डी एम बाय डी टी होता है। तो v रिलेटिव हमारा v है, dm बाई डी टी लैम्डा v है, तो एफ टी इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा v, सो लैम्डा v स्क्वायर हो गया वैल्यू, v का वैल्यू रूट 2gy होता है, तो एफ टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू रूट 2gy जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू 2 lambda g into y, दिस इज द थ्रस्ट। और जो वेट के वजह से जो फोर्स है, ठीक है, ये तो हमारा थ्रस्ट जिस स्पीड से ये गिर रहा है उसके वजह से थ्रस्ट हो गया, और फोर्स ऑफ वेट, फोर्स ड्यू टू वेट इज इक्वल टू force due to weight acting on the floor will be equal to mass into acceleration due to gravity, mass per unit length into y कर दोगे, ठीक है, जितना लेंथ इसका इसमें चला गया, मतलब किसी मोमेंट पे मान लो ये पूरा इतना लेंथ y लेंथ इसका जमीन पे जा चुका है, तो लैम्डा इंटू वाई उसका मास हो जाएगा इंटू जी, तो ये फोर्स ड्यू टू वेट हो गया। टोटल फोर्स एट एनी मोमेंट, total force at any moment will be equal to ये जो थ्रस्ट वाला फोर्स है प्लस एम जी, ये दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे तो 2 लैम्डा जी वाई प्लस लैम्डा जी वाई, मतलब 3 लैम्डा जी वाई हो गया बेसिकली इसका टोटल फोर्स। और अगर आपको कह रहा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द टेबल व्हेन अपर एंड इज अबाउट टू हिट द फ्लोर, अपर एंड मतलब ये वाला जब हिट करना है तो पूरा एल के बराबर हो जाएगा, तो उस समय फोर्स क्या हो जाएगा, ये 3 लैम्डा जी इंटू वाई, टोटल कितना हो गया, एल हो गया, तो 3 लैम्डा जी इंटू एल हो गया। मतलब लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी इंटू एल, एल एल कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 mg। इतना वेट, इतना फोर्स लग रहा होगा जब ये पूरा चेन नीचे गिर जाए। क्लियर है? Yes, sir.
लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ. सो आपको पहले इसको अटेम्प्ट करना और आंसर ट्राई करके बताना है क्या है. खुद से अटेम्प्ट कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर इसका. और आप सभी बच्चे अभी हम क्या कीजिएगा, 2 नंबर हम लिखवा रहे हैं, या मेरे नंबर पे ही आप क्या कीजिए कि अपना ईमेल आईडी मैसेज कर दीजिए. आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा. आप लोग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना है क्या टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म का? नो सर. नहीं बना है. तो आप अपना एक ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी और एक फोन मोबाइल नंबर, क्योंकि ये दोनों रिक्वायर्ड होता है उसके मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए. तो आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए. आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेल पे भी जाएगा और मोबाइल पे भी जाएगा. उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा और आप अपना देख लीजिएगा. आपका एक बैच हम क्रिएट कर देते हैं और उस बैच से आप अपना एग्जाम. हाँ जी बेटा. एग्जाम किस चीज पे होगा? एग्जाम एक हमारा प्लेटफॉर्म है, आपको दिखाया तो था एक बारी, नहीं दिखाया है? ये हमारा प्लेटफॉर्म है. एक सेकेंड होल्ड कीजिए. टेस्ट प्लस. ये हमारा लॉगिन, मतलब आपको भी ऐसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा तो आप लॉगिन करेंगे. तो अभी तो मैं तो एडमिन हूँ, तो आपको जो जो एग्जाम होगा ना, आपका अपकमिंग एग्जाम आपको दिखाएगा. अभी तो कोई भी एग्जाम नहीं दिख रहा है, ये कंप्लीटेड एग्जाम मान लीजिए. तो आपको ये 3 दिखाएगा कि आपके कौन सा एग्जाम है. तो आपको जो भी एग्जाम देना है उसको मान लीजिए हम क्लिक करते हैं ना, ये IIT-JEE वाला करते हैं. तो आप जब लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और एग्जाम को क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपके सामने, है ना. तो आपको करना होगा कि हमें स्टार्ट एग्जाम करना है. मान लीजिए एग्जाम देना है, स्टार्ट एग्जाम करेंगे. ये इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, कितने घंटे का एग्जाम, क्या है, कैसे है, सारी चीजें. उसके बाद जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें ओपन हो जाएगा पूरा. तो इसमें आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों दिख रहा है. फिजिक्स के ये 45 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 45 क्वेश्चन. तो आपको जो भी ऑप्शन है इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा. उसके बाद सेव एंड मार्क फॉर, मान लीजिए आप श्योर नहीं है कि ये आंसर है कि नहीं, तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं इसको, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू. या फिर आप सेव नहीं करना चाहते हैं, बस मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन खोलना चाहते हैं. या फिर आपने गलती से कर दिया, आपको क्लियर रेस्पॉन्स करना है तो क्लियर रेस्पॉन्स करेंगे. ठीक है. और बस आप, अगर आपको पता है नहीं यही आंसर है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया. ठीक है. और अगर हमको करना है कि ये है बट हम श्योर नहीं है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया. ठीक है, मतलब सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू. यहाँ पे हमको आंसर ही नहीं है, बाद में आना चाहते हैं इस पे, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे. तो
अब देखिए आपके पास कई सारे हो गए ऑप्शंस। नॉट विजिटेड, ये वाले जो हैं जो नॉट विजिटेड है, ये सारे 5 से लेके 45 तक मैंने देखा ही नहीं। नॉट आंसर्ड, अगर हम सीधे बस नेक्स्ट पे चले जाएंगे बिना आंसर किए तो रेड से दिखाएगा नॉट आंसर। और अगर हमने आंसर मार्क फॉर रिव्यू डाला हुआ है कि बाद में हमको आंसर रिव्यू करना है, तो 2 नंबर पे जाएंगे हमारा, वो देख लेंगे रिव्यू करने वाला। तो इससे आपको ये जो राइट साइड में पैनल है, इससे आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन रिव्यू करना है या कौन सा क्वेश्चन को आंसर नहीं किए है ना। ये सारे क्वेश्चंस को आप इससे खोल सकते हैं। और आप फिजिक्स नहीं, पहले मान लीजिए केमिस्ट्री करना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बायो करना चाहते हैं, आप बायो से स्टार्ट कर सकते हैं। बायो में 90 क्वेश्चन होता है, ये पूरे आपके क्वेश्चन होंगे आपके। क्लियर है? यस सर। और बाद में जब पूरा करने के बाद सबमिट कीजिएगा। अगर ऐसे सबमिट कर देंगे तो जितना आंसर किए वही सबमिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग सबमिट कर देते हैं, हम कहते हैं एंड एग्जाम, तो एंड एग्जाम हो जाएगा। एंड एग्जाम करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये मेरा स्कोर भी आ गया कि भाई मेरा करेक्ट 1 है, इनकरेक्ट 1 है। मार्क्स पर क्वेश्चन 4, हमको कितना 3 नंबर आया, एक सही था, एक गलत था। ठीक है, तो 4 मार्क्स और एक नेगेटिव मार्क्स। तो ये पूरा मार्क्स भी आपको तुरंत एग्जाम जैसे ही देंगे, आपको एग्जाम का मार्क्स भी पता चल जाएगा। एनालिटिक्स भी है, ये आपको पूरा पता चल जाएगा भाई कि फिजिक्स में आपके कितने क्वेश्चंस थे, आपने क्या दिए हैं। ये तो खैर दूसरा एनालिटिक्स पूरे का ही है। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो ये इस पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है आप लोगों का, है ना। तो वही मैं कह रहा था, आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी भेजना है मुझे और मोबाइल नंबर भेजना है और साथ में नाम भेजना है ना। क्योंकि ईमेल आईडी कुछ कुछ लोग अपने पेरेंट्स का भी यूज करते हैं। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम और कोर्स में क्या डालेंगे कि या तो आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का कर रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आपको बैच में डालेंगे। क्योंकि आपको पता चला आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पेपर चला गया आईआईटी का। ठीक है, और ये संडे को जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसका टाइम मोस्ट प्रोबेबली 3 PM to 6 PM, 3 से 6। वो मैं देख के एक बार बता दूंगा एग्जैक्टली किस टाइम पे आपका हो सकता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो 3 से Yes, 6 होगा या 2 to 5 होगा, दोनों में से एक होगा। मैं एक बार देख के आपको बता दूं। तो ये अभी हमको क्लास के बाद आप लोग भेज दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना, कि आईआईटी का देना है, नीट का देना है, नाम अपना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये फिर पूरे 2 साल आपका चलेगा, है ना। तो एक ही बार कौन सा लिंक बेटा सुधांशु, कौन सा लिंक चाहिए तुमको? कौन? सुधांशु आप पूछ रहे हैं सर आप अपना लिंक सेंड कब करेंगे? कौन सा लिंक? मैंने कुछ लिंक सेंड करने के लिए बोला था क्या? चलो कोई नहीं। भाई इसका आंसर आया तुम लोग को? हाँ, नहीं अटेम्प्ट किया तुम लोगों ने ठीक से? देखो 21st वाला कोई किसी का आया आंसर? देखो, बैलून ऑफ मास m इज डिसेंडिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/3। एक यहाँ पे एक बैलून है, राइट, और ये जो है नीचे डिसेंड कर रहा है किस एक्सेलरेशन से? g/3 से, और इसका मास क्या है? m है। व्हेन अ मास m इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, इसमें से एक मास m अलग कर दिया हमने, निकाल दिया, ठीक है। When the mass m is released from the balloon, it starts rising with the same acceleration g/3। ये मास m क्या होता है?
ऊपर राइज करने लगता है किस एक्सेलरेशन से, g/3। द वैल्यू ऑफ m इज एज्यूमिंग दैट इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज। हम लोगों को इसका जो है वैल्यू निकालना है, मास, इसका जो m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने क्या किया कि पहले ये जो m था, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक कोई भी चीज बैलून वगैरह है उस पे क्या होता है, एक थ्रस्ट, अप थ्रस्ट लग रहा होता है। कोई भी चीज फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट। वो किसके वजह से होता है, साइज के वजह से, वॉल्यूम के वजह से। अप थ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो उस ऑब्जेक्ट का है उस पे अप थ्रस्ट डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा ना बॉइंट फोर्स, तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, उस वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर अप थ्रस्ट लगता है। तो वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो कि हम लोग इसके अंदर डाल रहे होते हैं पानी के अंदर। सेम चीज यहाँ पे भी है, हवा में भी। अगर जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा उसके हिसाब से इसके ऊपर एक अप थ्रस्ट लगता है। ठीक है, तो अभी इसका जो पहले जो अप थ्रस्ट था वो मान लो Ft लग रहा है, अप थ्रस्ट, राइट, या बॉइंट फोर्स इसको B कर लो। तो जो वेट है इसका, जो अपना वेट होगा वो कितना होगा, mg नीचे के तरफ, और ऊपर जो है बॉइंट फोर्स B है, ये किसके बराबर हो गया, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, ma हो गया नीचे के तरफ। मतलब नेट फोर्स जो इसका वेट लग रहा है mg नीचे, बॉइंट फोर्स ऊपर, तो mg माइनस b इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कैपिटल M दे रखा है। ठीक, ये पहला इक्वेशन क्लियर है सभी को। तो एक्सेलरेशन क्या है, g/3 के बराबर है, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है g/3 से, तो कैपिटल M g/3 हो गया। तो बॉइंट फोर्स कितना हो गया, mg माइनस mg/3, सो दिस इज 2mg/3 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया पहला। अब सेकंड केस में कह रहा है हमने इस बैलून में से मास m हटा दिया, तो अब नया मास इसमें जो बचा वो कितना बचा, m माइनस स्मॉल m मास बचा इस बैलून में। अब पहले ये एक्सेलरेट कर रहा था नीचे, अब वो बिकॉज मास के हटाने की वजह से अब जो बैलून है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से, सेम g/3 से। तो अब जो इसका वेट है नीचे के तरफ वो m माइनस स्मॉल m इंटू जी, बॉइंट फोर्स तो बराबर ही होगा b के बराबर, और अब बॉइंट फोर्स बड़ा हो गया वेट से, तभी तो ऊपर के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो बॉइंट फोर्स b जो है माइनस वेट m माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू जो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन g/3। ये सभी को क्लियर है ये वाला इक्वेशन। तो अब इस b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो 2mg/3। हम लोग को स्मॉल m का वैल्यू निकालना है, जो मास हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू हो गया 2mg/3। m माइनस mg को राइट साइड लेके आ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस m और m माइनस m g/3, इसको कर लोगे तो 4g/3 इंटू m माइनस स्मॉल m। अब देखो यहाँ पे g/3 कैंसिल हो गया, और 2 को यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स हो गया। तो इससे आ जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू m/2। ये 2 को लेके इधर डिवाइड कर दिए लेफ्ट साइड ले जाके, मतलब स्मॉल m कितना हो जाएगा, m माइनस m/2, सो दैट इज m/2। तो ये जो मास हम लोग रिमूव किए, कितना मास रिमूव किए हैं, m/2।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब अगले वीक में। तो तुम लोग अच्छे से तैयारी करो अपने एग्जाम का, और सब लोग को अटेंड करना है एग्जाम। ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन पता चला 2 ही बच्चे आ रहे हैं, 4 ही बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, जितना भी आए अपना अटेम्प्ट करोगे तभी अपना पता चलेगा कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एग्जाम से बचने से कुछ नहीं होगा, है ना। कभी ना कभी तो एग्जाम देना ही है ना।